इससे पहले मैं बता दूं कि आज का पिछले एक दो दिन बहुत हिस्टोरिक रहे हैं। पैलेस्टाइन को कई बड़े देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है, और साथ में पुर्तगाल ने भी दिया है। फ्रांस पहले डिक्लेयर कर चुका था। और आज आईफल टावर के ऊपर जो दो तस्वीरें प्रोमिनेंटली लहराई जा रही हैं, वो इजराइल और पैलेस्टाइन का झंडा बिल्कुल साथ साथ में है। आईफल टावर के ऊपर एक हिस्टोरिक पिक्चर है। और ब्रिटेन ने भी आज अपना मैप इशू किया है, जिसमें पैलेस्टाइन को एक फुल स्केल स्टेट के रूप में, देश के रूप में दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी सब कुछ जेनोसाइड के बावजूद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मानवता अभी भी बची है। और वो खास तौर से जो सांसें निकल कर आ रही हैं बची हुई, खासतौर से गजा से, उनके प्रति ये इनकी संवेदनाओं के रूप में देखा जा सकता है कि हालांकि दोष तो है वेस्टर्न कंट्रीज का, जो बिल्कुल ब्लाइंड आंखें बंद करके उनके प्रति सो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा लोग अब जागरूक हो रहे हैं कि हाँ, उनका भी हक और हुकूक है। ये एक अच्छी खबर है कि इतनी सारी मान्यताएं आई हैं उनके लिए। और ये नेतन्याहू की एक व्यक्तिगत हार भी है, और अमेरिका के लिए भी व्यक्तिगत हार है, जो पैलेस्टाइन स्टेट देखना ही नहीं चाहते हैं। आ, फुल जी, इस पूरे विषय के ऊपर जो हम आज बात कर रहे हैं, मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। अनम्यूट कर लीजिए, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार सभी साथियों को और पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात उठा दी है, और वो बात यह है कि फिलिस्तीन को मान्यता मिली है, और ये अमेरिका की हार या इजराइल के लिए असहज करने वाली स्थिति तो हो सकती है, लेकिन ये समय ऐसा आ गया है ना कि हम मिठाइयों में जहर मिला करते हैं और दवा में जहर। बड़ी हंसी हंसमुख, आज की क्रूरता जितनी हंसमुख है, आई मीन स्माइलिंग, क्रूरता तो कभी उतनी हंसमुख रही ही नहीं थी। आज जो कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं, इसलिए उसको बहुत सावधानी से पढ़े जाने की जरूरत है कि अगर विश्व में अचानक यह हो रहा है तो यह फिर किसी भयानक स्थिति की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं, दवा में ही जा रहे हैं। मैं आशंकाओं के द्वीप से नीचे उतरता हूं, उतरने की कोशिश करता हूं। विनय सर ने कहा, प्रोफेसर साहब ने भी कहा कि हालात क्या है। देखिए, अभी हालात तो निश्चित रूप से बहुत संदेहास्पद हैं, और कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब ये जो अमेरिका में जो इंडियन डायस्पोरा है, उनको सोचना चाहिए कि ये 5 लाख लोगों की के प्रति जो लोग इतने लापरवाह हैं कि हाँ ठीक है, 5 लाख लोगों से क्या होगा, इतना कैजुअली लेते हैं। अभी तो सीन इससे भी बदल रहा है कि चाइना ने के वीजा जो है सो अपना वीजा का के नॉर्म्स ले आया, और कहा कि हमारा जो है सो यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट को हम अपने यहाँ एडजस्ट करेंगे, और एक नई पॉलिसी लेकर के आया। अमेरिका ने जो ट्रंप महोदय ने जो किया था वीजा को लेकर के, H-1B को लेकर के, और उसको लेकर के H-1B में फिर में संशोधन कर दिया, लेकिन उतने ही देर में लोगों में कितनी अफरा तफरी मच गई। लोगों को मैसेज आने लगे कि अभी लौटिए, अभी यहाँ जहाज में है तो ये उतर जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, किसी तरह से बचिए। इतनी अफरा तफरी मच जाने के बाद अब सफाई दे रहे हैं। आप ठीक ही बोल रहे हैं, तो मार्केट वगैरह पर भी उसको जिस ढंग से ट्रीट किया है वो अपने आप में उल्लेखनीय है। तो आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है, और भारतीय अब फिर उधर कैसे जाएंगे? अगर हम लोग अपना ये तैयार करें इसको तो कैसे करेंगे? और H-1 वीजा का जो स्टेम था, उस सिस्टम का क्या हुआ? बड़े प्यार से इन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की बात इन्होंने की थी, उस सिस्टम का क्या हुआ? आज दुनिया को स्टेम की जरूरत नहीं है, प्रतिभाओं की जरूरत नहीं है। इसमें एक चीज जोड़ दूं मैं। जी चाइना ने अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस कर दिया है के वीजा के नाम से, कि जो जी भी जी इंडियन इंटेलेक्चुअल है अमेरिका में या कहीं और, अगर वो शिफ्ट होना चाहते हैं तो मैं उनके लिए एक वो वातावरण देने को तैयार हूं, इक्वल टर्म्स के ऊपर, जो उनको अमेरिका में मिलता है वो चाइना में आए और रिसर्च करें, मैं उनको एम्प्लॉयमेंट दूंगा। जी और एक उन्होंने जो एरियाज बताए हैं, उन्होंने बोला कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स जो स्टेम एरिया है इसके अंदर दे रहे हैं,
और इसके अलावा बाकी भी कई जो एजुकेशनल या रिसर्च के जो एरियाज हैं वहां पे उनको सारी की सारी ऑफर एक्सटेंड कर दी गई हैं। तो के वीजा जो है इट इंक्लूड्स नो लोकल स्पॉन्सरशिप नीडेड, फ्लेक्सिबल एक्टिविटीज, मल्टीपल एंट्रीज, एक्सटेंडेड स्टे, और साथ में जो हो सकता है जिसकी वो कल्पना करते हैं वो चाइना ने के वीजा के द्वारा एक, और ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो रहा है सर। जी चाइना की स्पीड बहुत तेज है सर, मैं आपको बताऊं। सर, बस ये है। उसी की मैं चर्चा कर रहा था कि अभी जो ये के वीजा का उनका जो कॉन्सेप्ट आ गया उसके बाद तो खुद अमेरिका में तहलका मच गया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अपने उसमें संशोधन उन्होंने कर दिया और पता नहीं क्या क्या किया, और इतनी देर में तो अफरा तफरी मच गई भारत में और पूरी दुनिया में। 70-71% तो हम ही हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वो जो राष्ट्रवाद का जो नया दौर है वो जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा कर रहे थे, लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमको अपना घर तो ठीक करना ही करना होगा। हमको अपने लोगों को अपने यहाँ वो वातावरण देना होगा। एक भारत के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे कल हम लोग जो बात बोल रहे थे, बात कर रहे थे आपस में, आपने उसमें बहुत ऐड किया था, जो परस्पर निर्भरता की बात है। जो परस्पर निर्भरता का वातावरण अगर दुनिया में खत्म हो रहा है और हर कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है, हर कोई ग्रेट ही बनना चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इंडिया फर्स्ट, इंडिया ग्रेट, तो हर कोई अगर ग्रेट ही बनेगा, हर कोई अगर आत्मनिर्भर हो जाएगा तो ये दुनिया चल नहीं सकती है। आत्मनिर्भरता बहुत अच्छी बात है, लेकिन कल जिस ढंग से हम लोगों ने बात भी की, लेकिन परस्पर निर्भरता उससे अधिक महत्वपूर्ण है। परस्पर निर्भरता ही जो है सो कोऑपरेटिव मूवमेंट या सहकारी भूमिका में हो सकता है, गलाकार भूमिका में तो हो नहीं सकता है। तो और भारत में परस्पर निर्भरता की क्या स्थिति है? भारत में सर मुझे ये लगता है कि भारत को जो सोचना चाहिए कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस पर जो आघात हो रहा है उसको बहुत सावधानी से समझना होगा। भारत को एक महादेश भी कहा जाता है। हमारी लड़ाई अब हमने बहुत पहले, आज से मुझे लगता है कि 10-12 साल पहले मैंने एक लेख लिखा था, उससे भी पहले शायद, अपने वतन में पराए, कि जो अलग अलग राज्यों में जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, खास करके अनस्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड पॉपुलेशन, उनके साथ जो वहां व्यवहार होता है कि ये अपने वतन में पराए होकर के जो जीने का जो दर्द है, उस दर्द के बारे में मैंने लिखा था। अभी भी हम तो अमेरिकन डियास्पोरा की चिंता कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में जो बिहारी बैठा हुआ है, बिहार में जो तमिलनाडु के लोग बैठे हुए हैं, जो थोड़े बहुत होंगे, या कर्नाटक में या दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार होगा कल को? क्योंकि वैश्विक परिस्थिति में जब कभी बदलाव आता है वह बाहरी प्रभाव निश्चित रूप से हमारे आंतरिक प्रभाव को मदद करता है। हमारी छत चाहे जितनी ऊंची हो, उसमें छायादार जितना भी हो, लेकिन अगर बाहर में गर्मी बढ़ रही है तो निश्चित रूप से हमारे रूम का तापमान भी बढ़ेगा। और ये ना कोई समझे कि एयर कंडीशन दे करके अपने अंदर के तापमान को सचमुच में अनुकूलित कर लेगा। ऐसा होता नहीं है कि आप सचमुच में अनुकूलित कर लें। यह अनुकूलन निश्चित रूप से आभासी से आगे हो नहीं सकता है। तो अब अगर के वीजा भी दे रहा है चाइना, तो हमारे यहाँ जो इंडिया का जो अपना ये है, अपने टैलेंट है, उसको देखना होगा। और छोड़िए, हमारे पहले जो राज्यों में खेल हुआ करते थे, राज्यों के बीच में आपस में हमारा एक सहयोगात्मक प्रतियोगिता भी थी, जब हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। आजकल हमारे राज्यों के बीच में खेल की भी वह स्थिति नहीं रही। हम या तो सीधे इंटरनेशनल खेल खेलते हैं। तो हमको अपने भारत को फिर से पहचानना होगा। और ये जो इसका पॉलिटिकल एंगल ये है कि पूरी दुनिया जिस ढंग से कर रही है, सिर्फ मुझे तो ये लगता है कि जब कभी, मेरी थोड़ी बहुत समझ है कि जो चाइना का जो फोकस है वो बिल्कुल अनडिवाइडेड फोकस है। अब आप मुझसे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन इतना गतिशील है और इतना कैची है कि तुरंत जो है सो जिसको बोलते हैं स्मार्टनेस, जो क्विक रिस्पॉन्सिव सिस्टम जो उसका है वो इतना तगड़ा है। बाकी अमेरिका शाम को एक बनाता है, सुबह में कुछ करता है। नोटबंदी का वही हुआ, जीएसटी का वही हुआ हमारे यहाँ अपने घरेलू स्तर पर, कि कितने सारे संशोधन और कितने सारे बिल दिए गए। इनकंसिस्टेंसी हमारे यहाँ काफी है। अगर हम बोलते हैं 5-7 लाख लोग, आप तो सर जानते हैं हमारे आजादी के आंदोलन में एक्टिव पार्टिसिपेंट कितने थे, आजाद फ्रीडम मूवमेंट में इंडिया के, उसमें भी इतनी बड़ी आबादी थी इंडिया की, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा नहीं थे। आप दांडी यात्रा, नमक यात्रा के पुराने चित्रों को देखने, हाँ कुछ जगह थे, मैं अपने स्वतंत्रता आंदोलन का अपमान नहीं कर रहा हूं, लोगों के पैसिव समर्थन ज्यादा था,
एक्टिव समर्थन उतना नहीं हो पाया था। मेरा ख्याल 18-19% लोग रहे होंगे तो काफी है। 5-7 लाख लोग अगर होते, अगर संगठित होते हैं, 5,000 आदमी पूरे बंबई को परेशान कर देता है। 5,000 आदमी। आप तो शहर बम्बई मुंबई में है, जब बाल ठाकरे साहब का समय था, 5,000 अगर गुंडा वहां पर जमा हो जाए, 10 चौड़ा का नारीमन पॉइंट यहाँ वहां हंगामा खड़ा कर दें, तो पता चला पूरा बॉम्बे ये हो गया और तुरंत वो मुखी इस पर आ गया। तो ऐसी स्थिति में जब हम करेंगे तो क्या होगा? 5 लाख तो बहुत लोग होते हैं। ठीक ही कहा विनय सर ने कि अगर 20 लोग की टोली हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे जो नया दबाव आएगा सर, वो ये आएगा कि हमारे राज्यों के बीच में जो अपने संसाधन है, तो वो राज्यों के जो बाशिंदे हैं वे आपस में आज न कल उनको टकरा दिया जाएगा, उनके टकराने की स्थिति पैदा की जाएगी। क्योंकि इंडिया एक राष्ट्र है, ये बात सही है, और ये उनको एक राष्ट्र के लिए सिद्धांत कर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ये मानती है ना कि भारत जो है वह संघों का, राज्यों का संघ नहीं है, बल्कि राज्य भारत के अनुषंगी हैं। उनके लिए यह मुफीद होगा कि राज्य आपस में टकराएं और तब लोग आपस में त्राही त्राही करके उनके बीच में सामंजस्य संतुलन के लिए एक केंद्र की भूमिका की आकांक्षा मन में पालने लगे और केंद्र की ताकत की बात करने लगे। तो राजनीति के यहाँ कई स्तर हैं जो वैश्विक परिस्थितियों में खिल रहे हैं, और हमारी चिंता तो यहाँ भी है कि हमारे अपने देश के अंदर में एक नई टूटन, एक नए दबाव, एक आंतरिक दबाव की स्थिति न उत्पन्न हो जाए। इसीलिए हमें अपने संसाधनों को और मजबूत करना चाहिए, और जो ये हमारे जो लोग हैं उनको ये सावधानी पूर्वक, जो जिस पे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की बात कर रहे थे विनय सर, और अक्सर लोग करते हैं, पब्लिक डिस्कोर्स की बात कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं, बल्कि भारत निर्माण के नए संदर्भों की तलाश की जानी चाहिए, और वह कैसे संभव होगा। जो भी हमारा संसाधन है उसमें, तो उसकी तलाशी एकमात्र उपाय है। और के वीजा का भी देखिए कि वो बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, यंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी टैलेंट को वो भी अपने यहाँ जगह देंगे। तो लेकिन अपना घर तो आखिर अपना घर होता है, बशर्ते अपनापन रहे घर में। हमारे घर का अपनापन ही छीन लिया गया, तो अपना घर अपना कैसे रह सकता है? हमारी चिंता यह भी है सर।